इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, भारत में इंटेंसिव फार्मिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इंटेंसिव फार्मिंग से क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और आखिरी में इंटेंसिव फार्मिंग्स के लिए भारत में क्या क्या चैलेंजेस हैं। और वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटेंसिव फार्मिंग एग्रीकल्चर का एक ऐसा टाइप है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर अगर करेंगे हम अलग अलग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर से। इंटेंसिव फार्मिंग में लैंड अगर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उस लैंड में ज़्यादा लेबर्स काम करते हैं, ज़्यादा इनपुट्स होता है जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अलग अलग इनपुट्स, और उससे जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हॉर्टिकल्चर में 1 एकड़ लैंड में 100 किलो आपका सब्जी निकल रहा हो, तो इंटेंसिव फार्मिंग में उसी 1 एकड़ लैंड में 200 से 300 किलो सब्जी निकालने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे प्रकार के एग्रीकल्चर को हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग या इंटेंसिव एग्रीकल्चर कह सकते हैं। चूँकि भारत में जो लैंड है वो हर अलग अलग टाइप का बंटा हुआ है, और जैसे आप बिहार या झारखंड साइड आओगे तो वहाँ पर लैंड का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है एज़ कम्पेयर टू पंजाब और हरियाणा का लैंड। फिर भी बिहार और झारखंड का लैंड में काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स, लेबर्स काफ़ी सारे लगते हैं, इसलिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सेम पंजाब वाले और हरियाणा वाले लैंड के ही तरह। भारत में मेनली चावल या धान जिसको या पैडी बोल सकते हैं, तो पैडी का कल्टीवेशन मेनली इंटेंसिव फार्मिंग का एक टाइप है जिसमें प्रोडक्शन पैडी का होता है इंटेंसिव फार्मिंग के तरह से। अब भारत में जो इंटेंसिव फार्मिंग है उसका कुछ कुछ चैलेंजेस भी है। पहला चैलेंज ये है कि यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाके देखोगे तो वहाँ पे ड्रोन से पेस्टिसाइड्स हो रहा है। इंडिया में वो उतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आया है। दूसरा, एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पर कैपिटा आउटपुट कम है। तीसरा, भारत का जो प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप्स का उसके लिए मार्केट का अवेलेबिलिटी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़, उसके लिए मार्केट बहुत बड़ा होता है। बट इंडिया में जो पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, वीट कल्टीवेशन हो रहा है, उसके लिए मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। चौथा, इंटेंसिव फार्मिंग करने वाले फार्मर्स के लिए क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और मॉनसून पे भारत के फार्मर्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स के कारण ये थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम हुआ है, बट अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अब अगर इंटेंसिव फार्मिंग का एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इंटेंसिव फार्मिंग से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो क्रॉप्स है जैसे कि आपका पैडी है वो 1 एकड़ में ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है अगर उसमें इंटेंसिव फार्मिंग की तरह से उसको अगर कल्टीवेट किया जाए तो। साथ ही साथ मीट का प्रोडक्शन होता है गोट के कारण, है ना, गोट, बफेलोज, ये सब का मीट का प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन है। आई थिंक इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है मिल्क का। तो इस प्रकार से इंटेंसिव फार्मिंग से ये सब प्रोडक्शन भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल वीट है, राइस है, पल्सेस है, ये सब का प्रोडक्शन इंटेंसिव फार्मिंग के कारण और ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिलता है मार्केट में, खास करके क्रॉप्स के लिए। तीसरा एडवांटेज ये है कि चूंकि भारत के फार्मर्स के पास जो लैंड है, पर कैपिटा लैंड, वो काफ़ी कम है, लेकिन इंटेंसिव फार्मिंग करके उस पर कैपिटल लैंड में भी, उस कम पर कैपिटल लैंड में भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए फार्मर्स को काफ़ी सहूलियत हो जाती है। और चौथा एडवांटेज इंटेंसिव फार्मिंग का ये होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए फूड का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। चूँकि इंटेंसिव फार्मिंग के कारण प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जो प्राइसेस होते हैं फूड्स के वो कम रहते हैं, अफोर्डेबल रहते हैं और कंज्यूमर्स उसको ख़रीद सकते हैं। आप इमेजिन करो कि ब्रिंजल का या फिर लेडी फिंगर का या फिर किसी भी सब्जी का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग का अगर टेक्निक्स के बारे में बात करें तो आपका ट्रैक्टर्स यूज़ होता है ना, फील्ड पे ट्रैक्टर्स यूज़ होता है, एक्वा कल्चर,
मछली पालन, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यूज़ होता है। अलग अलग टाइप का लाइव स्टॉक रखा जाता है, जैसे कि काव रखा जाता है, बफेलो रखा जाता है, गोट रखा जाता है। इस तरह से फार्मर्स का इनकम भी बढ़ता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अब अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस का बात करें कि इंटेंसिव फार्मिंग का डिसएडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। चूँकि हम लोग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है, रिवर्स को काफ़ी नुकसान होता है। चूँकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स फ्लड के साथ या फिर पानी के साथ बह करके ग्राउंड वाटर में चला जाता है, या फिर वो नदी में चला जाता है। नदी में जाने के बाद वहाँ पे जो फ़िश रहते हैं नदी में, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और आप लोग एक टॉपिक सर्च करो, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, तो पेस्टिसाइड के कारण बायो एक्यूमुलेशन भी बढ़ जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज सॉइल का है, क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप पंजाब का जो रीजन जाओगे तो वहाँ पर सॉइल सैलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि वहाँ का सॉइल जो है वो फर्टाइल अब नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल हो गया है। उसमें कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इंटेंसिव फार्मिंग का। अब ये सब डिसएडवांटेज को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत कम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, मैंने ये डिफ़ाइन कर चुका हूँ, इसी चैनल पे आपको वीडियो में मिल जाएगा। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप ये बताओ, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, फॉर एग्जांपल कोई मध्य प्रदेश में रहता हो, कोई बिहार में, कोई झारखंड में, कोई उत्तर प्रदेश में, आप ये बताओ कि आपका स्टेट कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसमें आपका स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि भारतवर्ष में 2022 में मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ था, और भारत दुनिया भर के अलग अलग देशों में मिल्क प्रोडक्शन के मामले में किस नंबर पे था। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।